ओके, तो चैप्टर नंबर 3। अब जो नया पार्ट है आपका, ठीक है, नया पार्ट है पार्ट नंबर 2, है ना, आफ्टर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पार्ट नंबर 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और वो है आपका कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। आप लोग एक अच्छा सा हेडिंग लगाइए, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। ठीक है, अब हम लोग कंडक्टेंस की बात करेंगे, किनके कंडक्टेंस? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की। ओके, तो ये हमारा मेजर हेडिंग है और अब आने वाली 3 या 4 क्लासेस हम इसी हेडिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपने हेडिंग लगा लिया। ओके, अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहले देखो, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, ये डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ बेसिक टर्म्स है, हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले इनकी बात करेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स है, ठीक है, उनकी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारी बेसिक टर्म 4 है। कौन कौन सी टर्म है? आप लोग जानते हो, मटेरियल को हम लोग उनका जो मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी है, उनका जो मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी है, उसके बेसिस पे मटेरियल को हम लोग 4 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आपका कौन सा? सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स, ठीक है, एक आपका सेमी कंडक्टर्स, ठीक है, ये आप सारे टर्म्स आप जानते हो। एक आपका इंसुलेटर्स, ठीक है, और एक है कंडक्टर। ओके, तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा इस पोर्शन में, वो कंडक्टर्स पे रहेगा। ठीक है ना, सुपर कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर को तो हम लोग केवल डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा? कंडक्टर्स पे रहेगा। तो इस तरह से हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर कंडक्टिविटी के मैग्नीट्यूड के बेसिस पे 4 टाइप्स में मटेरियल को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लेते हैं हम लोग, सुपर कंडक्टर्स। बताओ भाई, सुपर कंडक्टर्स किसी ने ध्यान से किसी ने सुना है क्या सुपर कंडक्टर के बारे में? फटाफट बता दो। सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? सुपर कंडक्टर्स होते हैं कंडक्टर्स विद जीरो रेजिस्टिविटी। कौन होते हैं? फटाफट लिखते जाओ, कंडक्टर्स विद जीरो रेजिस्टिविटी। इनका रेजिस्टिविटी 0 होता है। जीरो रेजिस्टिविटी बोल दो या फिर बोल दो इनफाइनाइट कंडक्टिविटी, एक ही बात है, इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। ओके, ये ऐसे कंडक्टर्स जिनमें जीरो रेजिस्टिविटी होती है, इनफाइनाइट कंडक्टिविटी होती है, वो होते हैं हमारे सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, अब सुपर कंडक्टर्स में कौन कौन हो सकते हैं भाई? कुछ मेटल्स भी होते हैं, है ना, तो some metals behaves as superconductor at low temperature। ये लो, ठीक है, कुछ मेटल्स लो टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। जैसे हमारा जो आपका जो सुपर कंडक्टर का एग्जांपल है वो Hg है। इसका एग्जांपल कौन सा हो गया? Hg। Hg सुपर कंडक्टर की तरह का बिहेव करता है एट 4.2 K। ये लो, इतना कम टेम्परेचर हो तो आपका जो Hg है वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। इसका जो कंडक्टिविटी है वो इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? कुछ मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं, वो भी सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड्स। ठीक है, इसमें हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल है? एक काफी इंटरेस्टिंग है, इट्रियम, बेरियम 2, कॉपर 3 और आपका ऑक्सीजन 7। ये देखो, ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। ये कितने टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है? 90 K पर। ओके, ठीक है, तो ये सुपर कंडक्टर्स के 2 एग्जांपल मैंने आपके सामने रखे हैं, है ना, जो जिनका कंडक्टिविटी क्या होती है। यहाँ पे सर हमने जो लिखा मिक्स्ड ऑक्साइड, उसका नाम क्या है? इसका देखो, नाम डिफाइन करना मुश्किल है ना, क्योंकि ये अलग अलग मेटल हैं, यूट्रियम है, बेरियम है, कॉपर है। ठीक है, तो इसको हम लोग इसी तरह से जैसे बोल यहाँ पे सकते तो हैं, मतलब सबसे पहले से जो लिखा है सिंबल सर, वो कौन सा है सर? वाई। वाई 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 वाई
ठीक है। अब वाई देखना तुम किस मेटल का सिंबल है, ठीक है ना। ओके, तो ये मेटल्स का मिक्स ऑक्साइड है, ये हमारे सुपर कंडक्टर थे, ठीक है। अब सुपर कंडक्टर के बाद में दूसरी टर्म है इंसुलेटर। आपकी इंसुलेटर तो आप जानते ही हो, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। इंसुलेटर्स कौन से होते हैं? वेरी लो कंडक्टिविटी, वेरी लो कंडक्टिविटी जिनकी होती है वो होते हैं हमारे इंसुलेटर्स। एग्जांपल ले सकते हैं भाई, हम लोग ग्लास का एग्जांपल ले लेते हैं। ग्लास की कंडक्टिविटी कितनी होती है? 1 × 10⁻⁻16 साइमेन पर मीटर। ये लो, आपका जो कैपिटल एस मैंने लिखा है वो साइमेंस है, कंडक्टिविटी की यूनिट है, क्या है? साइमेंस। इसकी आप स्पेलिंग है वो पहचान लो, साइमेंस। ये कंडक्टेंस की यूनिट है बेसिकली, साइमेंस, ठीक है। तो इसकी देखो कितनी कम होती है, 1 × 10⁻⁻16, ठीक है। तो ये जो इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं आपके, वो होते हैं क्या? इंसुलेटर। अब हम लोग आगे चलते हैं, हमारा जो मेन पार्ट है उस पे आ जाते हैं हम सीधे ही, इन कॉन्सेप्ट को क्रॉस करते हुए, और वो है कंडक्टर्स, ठीक है। अब आपका जो कंडक्टर्स हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना, वो दो तरह के कंडक्टर हम लोग पढ़ेंगे। एक तो आपका जो कंडक्टर है वो है मेटेलिक कंडक्टर। देखो मेरी बात को समझते जाओ, ये एक स्टोरी की तरह है। मेटेलिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, ठीक है। मेटेलिक या और क्या बोलते हैं इनको? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, ओके। और जो दूसरे टाइप का है वो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, बात अब आप लोग समझ गए। हम लोग कहाँ डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा टॉपिक ऑफ फोकस है, हम इसको डिस्कस करेंगे, ओके। इससे पहले तो हमें एक बेसिक डिस्कशन है, बस उसको डिस्कस करने के बाद में इस टॉपिक पे आ जाएंगे, ओके। तो अब आपका मेटेलिक जो कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, सबसे पहले उसको देखते हैं, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके बाद में हम चलेंगे कहाँ पर? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा सकते हैं अब एक छोटा सा, वो है आपका मेटेलिक कंडक्टर। ये लो, मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है। अब मेटेलिक कंडक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैरियर ऑफ कंडक्टेंस, कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बताओ भाई, इलेक्ट्रिसिटी को कौन कैरी करता है? कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन कैरी करता है मेटेलिक कंडक्टर में? फटाफट बताओ। इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं ना, इसीलिए तो हम इनको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर ऊपर हमने लिखा है, ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो सेकंड पॉइंट है, दैट्स बी, वो है आपका फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस। क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस, ओके। अब आप है ना, मैं आपको सवाल पूछता जाऊंगा, आप मुझे फटाफट बताते जाएंगे। फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस में हम लोग सबसे पहला फैक्टर ले रहे हैं नेचर ऑफ मेटल। नेचर ऑफ, लिखते जाओ आप लोग, नेचर ऑफ मेटल। अब भाई मेटल की नेचर जैसी होगी वैसा ही इंडिविजुअल उसकी जो कंडक्टिविटी है वो भी चेंज हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि सब मेटल की कंडक्टिविटी सेम होती है, उसकी नेचर पे डिपेंड करती है। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पर, एक सोडियम का हमने लिया और एक हमने लिया एजी का। तो जो सोडियम की जो आपकी जो कंडक्टेंस होती है वो होती है 2.1 × 10⁻³ साइमेन पर मीटर। ये किसकी कंडक्टिविटी है? आपके सोडियम की कंडक्टिविटी है, ठीक है। और सिल्वर की कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट इसका 3 टाइम्स होती है, 6.2 × 10⁻³ और आपका साइमेन पर मीटर। ये देखो, ये क्या है? कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी का डेटा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यह है कि ये फर्स्ट फैक्टर है कि नेचर पे तो डिपेंड करती है। इंडिविजुअल मेटल यदि अलग होगा तो उसकी कंडक्टिविटी डिफरेंट होगी, ओके। तो कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल। नंबर 2 फैक्टर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, वो है आपका टेम्परेचर। अब आप मुझे ये बताएंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये जो आपकी कंडक्टिविटी है वो क्या होती है? बताना जरा। कम हो जाएगी सर, कम। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये लो, मेटल्स को आप जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मेटल्स का, तो उनकी कंडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। बात आपको समझ में आई? थर्ड फैक्टर हम लोग लिख रहे हैं,
थर्ड फैक्टर फटाफट आप लोग लिख लीजिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये तो आपने पढ़ा हुआ होगा ना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम। बताओ भाई इसमें क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंडक्टिविटी, फटाफट बता दो। सर अरे भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो सर कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। हम लोग इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें जितने ज्यादा होंगे, जाहिर सी बात है वो जो इलेक्ट्रॉन है वही तो इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उन इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी की वजह से ही तो कंडक्टिविटी है, वहां पर कंडक्टेंस है, ठीक है। तो जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जो हम सी कॉन्सेप्ट ले रहे हैं वो आप लोग लिख लो और उसका आंसर बताओगे आप पहले मुझे, है ना। एक चीज मुझे बताओ, हमारे पास कोई मेटेलिक कंडक्टर है, मेटेलिक वायर है, उसमें हमने बहुत लंबे टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की है, ठीक है। तो उसके कंपोजिशन में कोई चेंज आता है क्या, बताना जरा। ये हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कंपोजिशन में सर नो चेंज आता सर है क्या? नहीं आता। आपके जो घर में वायर है, कॉपर वायर है, जिस वायर की फिटिंग हो रखी है उसमें 50 साल तक भी इलेक्ट्रिसिटी यदि फ्लो होती रहेगी, उसको कुछ नहीं होने वाला है, उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, वो कॉपर मेटल ही रहेगा। बात समझ में आई है आपको? तो ये हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि नो चेंज इन कंपोजिशन, फटाफट लिखो यहाँ पर, नो चेंज इन कंपोजिशन, नो चेंज इन कंपोजिशन of metallic conductors on prolonged flow of electricity, on prolonged का मतलब समझ गए ना, बहुत लंबे टाइम तक, on prolonged flow of electricity, ठीक है। तो इस तरह से बहुत लंबे टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तो उनके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। ये तीन इंपॉर्टेंट ए बी सी हमने पॉइंट लिए हैं, किससे रिलेटेड, आपका मेटेलिक कंडक्टर। अब आप कहाँ आ गए बताना जरा। नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, फटाफट लिख लीजिए। नंबर 2 हेडिंग है आपका और वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट्स जानते हो क्या आप लोग, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बताना जरा, कोई भी फटाफट फास्ट। aqueous solution which conducts electricity. अच्छा, तो जैसे मोल्टन सोडियम है, वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी मोल्टन सोडियम में, वो एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, मोल्टन स्टेट है। बताना जरा, हमारे पास मोल्टन सोडियम है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट और नॉट, व्हाट इट इज। तो दो चीजें हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट, देखो क्या होते हैं बेसिकली। एक तो हमारे पास है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, वो भी इलेक्ट्रोलाइट है ना। और मोल्टन या मतलब किसी भी सब्सटेंस का या तो एक्वस सॉल्यूशन या उसकी मोल्टन फेज, बात समझ में आई। किसी भी सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन या उसकी मोल्टन फेज, इफ इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। बात समझ में आई। एक्वस फेज और मोल्टन फेज, कोई भी यदि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट। तो आपका जो मोल्टन सोडियम है वो एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, बट दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज दैट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो ये दोनों इसमें इंक्लूड होगी, एक्वस सॉल्यूशन एज वेल एज मोल्टन फेज, मोल्टन स्टेट, ओके। तो ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की हम लोग बात करने वाले हैं इस पूरे पोर्शन में, इसलिए हम इनको थोड़ा सा सीरियसली लेंगे। और हमारा ए जो पॉइंट है कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फटाफट बताते जाओ। अब वही सेम पॉइंट है, कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फटाफट बताओ भाई। Ions. यस, कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप लिख लो आयंस, ठीक है। अब बी पॉइंट लो फटाफट, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फटाफट देखते जाओ, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक है। या फैक्टर्स अफेक्टिंग लिख लो बस आप लोग, क्योंकि हेडिंग तो हमने लगा ही लिया ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ओके, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं मैं फटाफट लिखता जाता हूं, आप लोग फटाफट आंसर देते जाएंगे उनका। सबसे पहले हमने लिया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये तो भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोलाइट, देखो वहां भी नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ भी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, ओ सॉरी कंडक्टिविटी है, वो डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है देख लो। इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, आप जानते हो क्या। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जानते हो ना, कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बताना जरा। कोई भी एग्जांपल ध्यान है क्या आपको? देखो इलेक्ट्रोलाइट का तो मतलब आपको समझ में आ ही गया, अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब आपके जो वो इलेक्ट्रोलाइट ही कंडक्टर है, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रोलाइट है जैसे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl है या NaOH है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है? हमारे पास दो पार्टियां हैं, एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, बताओ फटाफट। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनमें क्या बोलते हैं, ग्रेटर डिसोसिएशन होता है उनका, जैसे ही उनको एक्वा सॉल्यूशन में डाल देते हैं ना, ठीक है, तो उनके जो आयंस होते हैं उनका डिसोसिएशन नियर बाई 100% होता है। नियर बाई 100%, ग्रेटर डिसोसिएशन का मतलब है नियर बाई, ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन होता है, ठीक है। तो ग्रेटर डिसोसिएशन होगा तो ग्रेटर नंबर ऑफ आयंस होगा, ग्रेटर नंबर ऑफ आयन होगा तो ग्रेटर कंडक्टिविटी होगी, इसलिए इनकी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की ग्रेटर कंडक्टेंस होती है। बात समझ में आई? ग्रेटर कंडक्टेंस, ठीक है। अब एग्जांपल कौन है भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल आपका NaCl हो गया, ठीक है, इसका एक्वा सॉल्यूशन बना लो, चाहे आपका KCl हो गया, इसका बना लो, चाहे आपका एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सारे इसी के एग्जांपल हैं, ठीक है। आपका HCl हो गया, ठीक है, HNO3 हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ये भी इसी के एग्जांपल है। स्ट्रॉन्ग बेस है आपके NaOH और KOH, और ये बहुत सारे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो सारे सोल्ट हैं, देखो ये तो सारे के सारे सोल्ट हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं, ठीक है। इनका डिसोसिएशन वाटर में डालते ही नियर बाई 100% डिसोसिएशन होता है इनका, इसलिए इनकी कंडक्टेंस काफी ज्यादा होती है, इनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनका एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएशन 100% होता है, बस ये समझ लो यहाँ पर 100% डिसोसिएशन, ठीक है ना। एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं कि हमारा जो HCl है उसका 0.1 m सॉल्यूशन, 0.1 m सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कितनी होती है, 3.91 साइमेन पर मीटर, ये उसकी कंडक्टिविटी है, किसकी, आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl की, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.1 m। बात समझ में आई, ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरे टाइप के इलेक्ट्रोलाइट, वो कौन से इलेक्ट्रोलाइट है भाई, वो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब आप सारी कहानी समझ गए होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, बताना जरा। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं भाई, इनका डिसोसिएशन क्या होता है, जैसे आप एक्वस फेज में डालोगे तो क्या होता है, लेसर डिसोसिएशन होता है, उसकी वजह से क्या हुआ, इनकी कंडक्टिविटी भी लेसर होती है, ठीक है। लेसर कंडक्शन, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन लेसर करते हैं, लेसर कंडक्टिविटी, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल तो आप जानते ही हो, जितने भी आपके वीक बेसिस हैं, वीक एसिड्स हैं, वो सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, ठीक है। एग्जाम्पल वीक एसिड का एक भी एग्जाम्पल बताओ, कोई भी फटाफट बता दो वीक एसिड का। CH3COOH एसिटिक एसिड, ये बहुत फेमस है। वीक बेस का एग्जांपल बताओ, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों के दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। इसकी कंडक्टिविटी ले लेते हैं, अभी हमने HCl की देखी है ना, HCl की 0.1 m की कितनी होती है, 3.9, इसकी 0.1 m सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होती है आपके 0.047 साइमेन पर मीटर। ये देखो भाई कितना डिफरेंस है, 3.91 और 0.047, है ना। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी कंडक्टिविटी काफी कम है, और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी कंडक्टिविटी काफी ज्यादा है। और इसका रीजन क्या है, इनमें डिसोसिएशन काफी कम होता है, तो नंबर ऑफ आयन भी काफी कम होते हैं, है ना, नंबर ऑफ आयन भी काफी कम होते हैं। मान लेते हैं आपने 10 मॉलिक्यूल वाटर में ऐड किए एसिटिक एसिड के, अब इसका डिसोसिएशन इफ इट इज ओनली 60%, देन 6 जो 6 मॉलिक्यूल हैं उन्हीं का डिसोसिएशन होगा, तो नंबर ऑफ आयन कम होंगे, नंबर ऑफ आयन कम होंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर था, कौन सा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ओके, ठीक है। अब एक बार देखते हैं हमारे साथ कौन कौन आ गया है, ओके, ठीक है ना, ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ठीक है, यस। अब सेकंड लेते हैं, सेकंड फैक्टर, फटाफट अब आप लिखते जाओ, छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड एंड इट्स सोल्वेशन, साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड
एंड इट्स सोल्वेशन, ये अगला फैक्टर है। ठीक है, अब बताओ भाई साइज ऑफ आयन से क्या फर्क पड़ेगा? साइज ऑफ आयन छोटी होगी या साइज ऑफ आयन बड़ी होगी, साइज उसकी आयन की, तो कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? फटाफट बता दो। सोल्वेशन से भी क्या फर्क पड़ेगा, बता दो। देखो मेरी बात सुनो। आयन, देखो इलेक्ट्रोलाइट, मतलब बताना सर। कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर होते हैं उनमें कैरियर कौन होता है? कैरियर कौन है? आयंस। और आयंस यानी कि आयन मोबिलिटी करेंगे, आयन एक एंड से दूसरे एंड पर मूव करेंगे, है ना? ठीक है, तो आयंस की मोबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा मोबिलिटी होगी आयंस की, ठीक है, उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये बहुत सिंपल सा फैक्टर है। ठीक है, अब वो सारे फैक्टर जो आयन की मोबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, भाई आयन ही तो मूव करते हैं एक एंड से दूसरे एंड पर, इलेक्ट्रिसिटी कैरी करते हैं। ठीक है, तो जो भी फैक्टर आयंस की मोबिलिटी को एनहेंस करेगा वो कंडक्टिविटी को एनहेंस करेगा। ठीक है, ठीक है, और जो भी फैक्टर नंबर ऑफ आयन या फिर आयनिक मोबिलिटी को डिक्रीज करेगा वो क्या करेगा? कंडक्टिविटी को कम करेगा। तो कंडक्टेंस बेसिकली मेन दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक तो नंबर ऑफ आयन, है ना, और एक आयंस की मोबिलिटी। नंबर ऑफ आयन तो हमने देख लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट इनमें नंबर ऑफ आयन कम होता है, डिसोसिएशन का परसेंटेज काफी कम होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इनमें 100% डिसोसिएशन हो जाता है। जो भी आप सोल्ट या स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस जो भी लोगे उसका 100% डिसोसिएशन हो जाता है। इसका मतलब नंबर ऑफ आयन यहाँ काफी ज्यादा होते हैं। तो ये जो डिफरेंस था कौन सा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला, दैट वाज डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ आयन। ओके, तो नंबर ऑफ आयन ज्यादा तो कंडक्टिविटी उस सॉल्यूशन की ज्यादा। ये बहुत सिंपल सी बात है। अब ये जो फैक्टर है ये मोबिलिटी का फैक्टर है। तो साइज जितनी बड़ी होगी उसकी मोबिलिटी उतनी कम होगी उस आयन की, इसलिए जितनी बड़ी साइज होगी तो कंडक्टेंस उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो साइज क्या है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ गई? सोल्वेशन भी देखो क्या है। सोल्वेशन का मीनिंग किसी को ध्यान में है? हमने ऑर्गेनिक में काफी डिस्कस किया हुआ है सोल्वेशन को, बताना जरा। सोल्वेशन बहुत सिंपल सी टर्म है। आपके सोल्यूट और सोलवेंट में दो पार्टियां होती है ना, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो एक आपका सोल्यूट होता है और एक आपका क्या होता है? सोलवेंट। इन दोनों में जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा, है ना, जितना ज्यादा अफेक्शन होगा, वो सोल्वेशन उतना ही ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई? अब सोल्यूट और सोलवेंट में देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, सोल्यूट और सोलवेंट में इंटरेक्शन यदि ज्यादा है तो सोलवेंट मॉलिक्यूल सोल्यूट के मॉलिक्यूल को पकड़ के रखेगा, उसको मूव नहीं करने देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जितना ज्यादा सोल्यूट और सोलवेंट में इंटरेक्शन होगा, आयन का मूवमेंट उतना ही क्या होगा? कम हो जाएगा, उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। मोबिलिटी कम हो जाएगी तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी। इसलिए सोल्वेशन जितना ज्यादा होगा कंडक्टेंस उतनी ही कम होगी। बात आपको समझ में आई या नहीं आई, बताना जरा। सोल्वेशन जितना ज्यादा होगा कंडक्टेंस उतनी ही क्या होगी? कम होगी। ठीक है ना, क्योंकि इंटरेक्शन जितना ज्यादा बढ़ जाएगा सोलवेंट और सोल्यूट के बीच में, तो सोल्यूट जो पार्टिकल है वो कम मूव करेगा, उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। ओके, थर्ड फैक्टर हम ले रहे हैं नेचर ऑफ सोलवेंट एंड विस्कोसिटी। नेचर ऑफ सोलवेंट एंड विस्कोसिटी, ये लो भाई। आपकी जो विस्कोसिटी है वो भी विस्कोसिटी उस पर भी डिपेंड करता है। अब बताओ सोलवेंट की विस्कोसिटी का क्या फर्क पड़ेगा, ये तो बता दो। अब विस्कोसिटी इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। बताओ, सोलवेंट की विस्कोसिटी यदि ज्यादा होगी तो मोबिलिटी कम होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। हाँ, यस, मोबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए कंडक्टेंस भी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, अगला ले रहे हैं हम टेम्परेचर। अब बताओ भाई, आपके पास NaCl का सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका आपने टेम्परेचर रेज किया तो क्या होगा? कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए? बताओ, टेम्परेचर का क्या होना चाहिए? बताओ टेम्परेचर। अभी हमने मेटेलिक कंडक्टर में देखा है ना, मेटेलिक कंडक्टर में आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है ना, इसका आंसर हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था। क्या आंसर है इसका? कि देखो मेटेलिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, है ना, तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जो कर्नेल्स होते हैं, है ना, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और वाइब्रेट करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। कौन? कर्नेल्स। वाइब्रेटिंग जो कर्नेल्स है ना, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट है मेटेलिक कंडक्टर के लिए, कि व्हाई कंडक्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर।
ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। अब इनका टेम्परेचर राइज करोगे तो क्या होना चाहिए बताओ? कंडक्टेंस बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए बताओ, बोलो बताओ भाई, कंडक्टेंस क्या होगी? सर बढ़ेगी सर शायद। क्यों क्यों बढ़ेगी? ये देखो मैंने रीजन लिख दिया, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंडक्टेंस, ठीक है, ये तो हो ही गया। ये देखो टेम्परेचर आप जैसे इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस, बात आपको समझ में आई? काइनेटिक ऑफ एनर्जी ऑफ आयन इंक्रीज होने से मोबिलिटी ऑफ आयंस, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगी? इंक्रीजेस। और मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी? इंक्रीजेस। तो ये सिंपल सा रीजन है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में आप टेम्परेचर यदि इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और मेटेलिक कंडक्टर में यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आई? क्योंकि वहां पर उसका रीजन क्या है? कर्नेल्स start to vibrate and they provide hindrance to the path of moving electrons, ठीक है ना? अब ये हो गया। अब फिफ्थ फैक्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो आपके कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का है। अब आप जानते हो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन का फैक्टर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये लो भाई, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो क्या होना चाहिए बताओ? किसी को ध्यान में है? बता दो जरा। सर बढ़ेगी। अब ये देखो, अब एक चीज है यहाँ पर, देखो मैंने आपको एक चीज बताई है, हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, ये देखो, ठीक है। अब इसमें कंडक्टेंस है ना, दो मेन फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो नंबर ऑफ आयंस पे, कोई भी फैक्टर आपका नंबर ऑफ आयन इंक्रीज कर रहा है वो कंडक्टेंस को इंक्रीज करेगा। एक है मोबिलिटी ऑफ आयंस, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ आयंस को जो एनहेंस करेगा वो कंडक्टेंस को एनहेंस करेगा। ये आप ये दोनों बातें समझ लो, सारे रीजन इन्हीं को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन का जो इफेक्ट है ना वो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों में डिफरेंट होगा। दोनों में क्या होगा? डिफरेंट होगा, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में। इसलिए सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसका इफेक्ट ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। तो कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे क्या होना चाहिए बताओ? सर बताओ जरा। यहाँ कम हो जाएगा सर। क्यों कम क्यों हो जाएगी? रीजन बताओ। जी सर वहाँ पे सर कंसंट्रेशन सर ज्यादा हो जाएगी सर बहुत, इसलिए। तो उससे क्या होगा? लो में सर प्रॉब्लम आएगी फिर आयंस के। हाँ देखो, बहुत सिंपल सी बात है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी कंडक्टेंस, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है? लिख लो आप लोग। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी कंडक्टेंस। बात समझ में आई? ऐसा क्यों? इसका रीजन सुन लो। एक आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो इसका रीजन ले लेते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम बात बाद में करेंगे, यहाँ पर हम पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में क्या होता है बता दो जरा। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है ना तो इंटरआयनिक डिस्टेंस है ना वो डिक्रीज हो जाती है ना। इसका लिख ही लो, मैं लिखवा देता हूँ आपको। विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इंटरआयनिक डिस्टेंसेस डिक्रीजेज। बात सही है क्या? बताना जरा। कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज होगी तो इंटरआयनिक डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी क्या? बताना जरा फटाफट। आयन आयन के बीच में डिस्टेंस क्या होगी? हाँ डिक्रीज होगी ना। देखो एक कमरे में एक तो 10 लोग बैठे हैं, अब आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, वहां 20 कर दिए, तो जो इंटर पीपल डिस्टेंस है वो तो कम हो गई ना। बात समझ में आई? वैसे ही इंटरआयनिक डिस्टेंस कम हो जाएगी जैसे ही आप कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन ये इंटरआयनिक डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो अट्रैक्शन फोर्सेस का क्या होगा बताओ? अट्रैक्शन
फोर्सेस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, इनका क्या होगा बताओ? कैटायन एंड एनायन बताओ भाई, कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? भाई डिस्टेंस कम होगी तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा बताओ? इंक्रीज होगा। यस, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, जितनी डिस्टेंस डिक्रीज होगी अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन कैटायन और एनायन इंक्रीज होगा तो आपकी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी? आप खुद ही बताओगे अब सारा। डिक्रीज। आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज हो गई तो आपकी कंडक्टेंस क्या होगी? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ध्यान रखना। वीक इलेक्ट्रोलाइट में कॉन्सेप्ट अलग है, उसकी हम बात करेंगे बाद में, ठीक है। अभी तो आप सिर्फ ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी मैं रीजन आपको लिखवा दूंगा, लेकिन अभी आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सिर्फ इतना सा ध्यान में रख लो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन तो 100% होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो इंटर आयनिक डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाती है, और वो डिक्रीज होने की वजह से आपका जो मोबिलिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, वो एक दूसरे को ड्रैग करते हैं, जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, ओके, ये निगेटिव चार्ज है। अभी इनके बीच की जितनी डिस्टेंस कम होगी उतना अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। अब ये निगेटिव है ना, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करके रखेगा, इसको मूव नहीं करने देगा, पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करके रखेगा, इनको मूव नहीं करने देगा, तो एक दूसरे को ड्रैग करेंगे पीछे। यदि निगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा तो पॉजिटिव उसको अपनी तरफ खींचेगा, उसको ड्रैग करेगा, ठीक है। तो निगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन की म्यूचुअली एक दूसरे की जो मोबिलिटी है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, है ना, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो कंडक्टेंस है वो स्लाइटली डिक्रीज हो जाती है। किस केस में? इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना। अब देखो भाई, अब यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जो रीजन है ना वो डिफरेंट है। अब आप लिख ही लो, वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी लिख लेते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो एक्सप्लेनेशन है ना, कि इसमें कैसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसमें कैसे इंक्रीज हो रही है कंडक्टेंस। तो इसमें जैसे ही आप विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, फटाफट लिखते जाओ आप लोग, विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, जैसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे वैसे ही क्या होगा? परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ, अच्छा, परसेंटेज डिसोसिएशन ऑल्सो इंक्रीजेज, सही बात है ना। जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे डिसोसिएशन का परसेंटेज इंक्रीज होगा, डिसोसिएशन का परसेंटेज इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज, और नंबर ऑफ आयन इंक्रीज हो रहा है तो कंडक्टिविटी क्या हो रही है? इंक्रीजेज, हैंस कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। तो हमेशा ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट पे कॉन्सेंट्रेशन का जो इफेक्ट है वो रिवर्स है। इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होता है, इसलिए कंडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है ना। और वो जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनमें उसका ऑपोजिट इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। और अब आप यहाँ पर ओके, तो कोई बात नहीं, ये हो गया सारा। अब हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है, और आगे का एक टॉपिक लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं। ये हमारा डिस्कशन हो गया पूरा, देखो, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन ज्यादा और कंसंट्रेशन कम पर क्या होगा ये हमने डिस्कशन कर लिया है। अब हम कुछ बेसिक टर्म्स और हमारी बची हुई हैं उनकी हम लोग बात करने वाले हैं, ओके। तो हमारे पास कुछ टाइम बचा है, तो अच्छा, यहाँ पर एक हेडिंग लिख लो भाई, यहाँ पर एक हेडिंग लिख लो, सी, ABC, थर्ड है ना, देखना जरा, ये B चल रहा है, फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, काफी देर से फैक्टर अफेक्टिंग चल रहा था, अब C लिख लो। C हमने यहाँ पर क्या लिखा था जरा देख लो, मेटेलिक कंडक्टर में क्या लिखा है आपने? C क्या पॉइंट है जरा पढ़ना जरा, नो चेंज इन कंपोजिशन ऑफ, बता दो जरा, नो चेंज इन कंपोजिशन ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, कोई चेंज नहीं होता मेटेलिक कंडक्टर में ना, ऑन प्रोलॉन्ग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनके केस में क्या होता है बताओ? आप एक इलेक्ट्रोलाइट में प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो मेंटेन करेंगे तो क्या होगा बताना जरा, कंपोजिशन में चेंज होगा क्या? हाँ सर, हाँ सर, होगा ना। प्रोलॉन्ग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन
prolonged flow of electricity can lead to change in the composition of electrolytes due to electrochemical reaction. ये लो, due to electrochemical reaction होने की वजह से उसके कंपोजिशन में चेंज होगा और इस फिनोमिना को हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं. दिस फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस. ये लो, जिसकी हम लोग थर्ड पार्ट में बात करने वाले हैं. इस चैप्टर का थर्ड पार्ट यही है कि इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है. ओके, ठीक है. तो अब हम कुछ और टर्म्स की हम लोग बात करने वाले हैं. ओके, कुछ बेसिक टर्म्स की हम लोग बात करने वाले हैं. आप लोग हेडिंग लगा सकते हो, सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस. ये लो, हमारा पिन पॉइंट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस. तो आप अब हेडिंग लगा सकते हो कि कुछ बेसिक टर्म्स है हमारे पास, है ना, उनकी हम लोग बात करने वाले हैं. दे आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस. ठीक है. नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करो.